नमस्कार। तारीख 9 अक्टूबर दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ प्रेरणा। कार्यक्रम में आज विस्तार से बात गजा में इसराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष की, अफगानिस्तान में भूकंप की और खेल की खबरों की। गजा में इसराइल हमास के बीच तीसरे दिन भी संघर्ष जारी। अब तक 1200 लोगों की मौत। طبعا نزل العشرات الصواريخ من عروس الناس وهي نايمه، فيش انذار ولا في اي حاجه، وطلعنا نجري في الشارع من غير يعني اللي طلع بشعره واللي طلعت। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत इसराइल के साथ। तो क्या फलस्तीन के मुद्दे पर बदल रही है भारत की नीति? कंसर्न था कि इसराइल का जो एक तरह का स्टिग्मा जो कहते हैं टबू था, जब अरबों ने छोड़ दिया तो हम अब उस फ्रेमवर्क से, अब हम उस प्रिज्म से नहीं देख रहे हैं इसराइल को। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप का कहर। मलबे में दबे लोगों को निकालने की जद्दोजहद जारी। د دغه پیښې له رامنځته کېدو راهیسې هم د دغه پیښې د قربانیانو د درملنې په موخه वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप भी होगा, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया का हाल सुनिए प्रेरणा से। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि कब, किन राज्यों में, कितने चरणों में चुनाव होंगे। Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अनुसार सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1 चरण में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में जहां 17 नवंबर को, तो राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। सबसे आखिर में तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने साथ में ये भी बताया कि 3 दिसंबर को सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे एक साथ आएंगे। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया 5 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। भारत में फलस्तीनी राजदूत अदनान अबू अल हाइजा ने हमास के इसराइल पर हमले को लेकर कहा है कि वो इसकी आलोचना नहीं करेंगे। अबू हाइजा से सवाल किया गया था कि क्या आपको नहीं लगता कि हमास ने जो किया है उसकी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने आम लोगों पर हमला किया, कई सारे लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया। इसराइल ने इसे जंग बताया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? जवाब में उन्होंने कहा, What about the Palestinian? The Palestinian, those I'm talking about from the beginning of this year, 260 people. वो कह रहे हैं कि फलस्तीनियों का क्या? फलस्तीनियों के बारे में आपका क्या कहना है? इस साल की शुरुआत से अब तक फलस्तीन के 260 आम नागरिक मारे गए हैं। दूसरा, 5000 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइल की जेलों में कैद हैं। 300 से ज्यादा लोग डिटेंशन सेंटर में मौजूद हैं। वो लोग रिहा करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल करते हैं। इसराइल के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जेलों में उन्हें रखा है। जो लोग भी हमास के कदमों की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें पहले इसराइल और इसराइली सेटलर जो कुछ वेस्ट बैंक में कर रहे हैं उसकी आलोचना करनी चाहिए। उधर राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने अपने यहाँ जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। उन्होंने इसे प्रगतिशील और साहसिक फैसला बताया। कांग्रेस कार्य समिति की आज दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी अपने सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए भी 57 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। आज जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई उनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। चौहान को सीहोर जिले की बुदनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। साल 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को देने की घोषणा की गई है। महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार का व्यापक अध्ययन करने के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
और आखिर में कनाडा ने हमास के इसराइल पर हमले को आतंकवादी हमला बताते हुए इसकी निंदा की है और इसराइल के साथ अपना समर्थन जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी बात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से इसराइल के हालात और भारत के मुद्दे पर हुई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर लिखा कि फोन पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से बात की। हमने इसराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। हमने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और आम लोगों की रक्षा की जरूरत पर चर्चा की। हमने साथ ही भारत के बारे में भी बात की और कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व पर भी बात की। पूरा दिन पूरी खबर। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जिस खबर का विस्तार से जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है इसराइल हमास संघर्ष का तीसरा दिन। तो इसराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष जारी है। हमास के इस हमले में अब तक 800 से ज्यादा इसराइली लोग मारे गए हैं और 2500 से ज्यादा घायल हैं। इसराइल की ओर से 411 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और 2750 से ज्यादा लोग घायल हैं। यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही पक्षों के हजारों लोग घायल हैं। शुरुआत करते हैं उस दिन से जब हमले शुरू हुए। मोहन, हमले शुरू हुए थे शनिवार सुबह, जब हमास ने इसराइल पर एक के बाद एक कई हमले किए। गजा से जिस पैमाने पर हमास ने हमला किया उसने इसराइल को चौंका दिया। इसराइल पर हजारों रॉकेट के हमले हुए और हमास के चरमपंथियों ने जमीन से भी धावा बोला। गजा को इसराइल से अलग करने वाली बाड़ को कई जगहों पर तोड़ते हुए वो इसराइल में घुस आए और हमास की ओर से ऐसा घातक हमला पूरी पीढ़ियों ने नहीं देखा था। इसराइली सुरक्षा बल के प्रवक्ता मेजर लिब्बी वीस ने कहा, Well, we are now really within the sort of heartbreak and devastation of what is the worst massacre of Israeli civilians in प्रवक्ता मेजर लिब्बी ने वीस कह रही हैं कि इसराइल के इतिहास में इसराइली नागरिकों का ये सबसे भयानक नरसंहार है। इतनी तबाही कभी नहीं हुई। इस समय के हालात इस देश के सभी नागरिकों के लिए भयावह हैं। सैकड़ों लोग हताहत हैं, हजारों लोग घायल हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में हमने हमास का क्रूर आक्रमण देखा है। हमास की योजना और वास्तव में इसराइलियों को सड़कों पर और उनके घरों में मारने की है। इसराइली रक्षा बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल डैनियल हागरी ने कहा कि इसराइल हमास से जंग जारी रखेगा। Hamas started a war against Israel with the worst massacre of innocent civilians. डैनियल हगारी कह रहे थे कि हमास ने इसराइल के इतिहास में निर्दोष नागरिकों के सबसे भयानक नरसंहार के साथ इसराइल के खिलाफ युद्ध किया है। आने वाले दिन कठिन होंगे। हमने भारी कीमत चुकाई है। हम इसराइल के लोगों की सुरक्षा बहाल करेंगे। इसराइली खुफिया संकेत देते हैं कि हमास गजा में आम नागरिकों के बीच, घरों के भीतर, स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों में छिपे हुए हैं। हमास ISIS की तरह काम करता है और हमास के आतंकियों ने इसराइली नागरिकों को निशाना बनाया। इसराइल गजा में जहां भी हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी हैं उनको निशाना बनाएगा। और हमले की भयावहता, मृतकों और घायलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैली हुई हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के चरमपंथी सैनिकों और आम नागरिकों को बंधक बनाते दिख रहे हैं। गजा का यह वीडियो सामने आने के बाद इसराइल का गुस्सा और भी भड़क उठा। हमास के हमले के कुछ घंटों के भीतर ही इसराइल ने गजा पर जवाबी हमले शुरू किए और इसमें सैकड़ों फलस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। गजा पट्टी के रहने वाले रियाद अबू अजियाह ने कहा कि हमले ने लोगों को चौंका दिया और भारी नुकसान हुआ। It's a bit disappointing. It's a bit hard. It's unknown. You don't know what's going to be tomorrow. अजिया कह रही हैं कि दर्जनों रॉकेट लोगों पर तब गिरे जब वो सो रहे थे। कोई अलार्म या ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए हमने सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया। हम तैयार नहीं थे क्योंकि हम अपने बिस्तरों में थे। 1 दर्जन से अधिक रॉकेट गिरे। मैंने देखा कि यहाँ का पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। जब मैंने अपनी कार की जांच की तो पाया वह भी खत्म हो चुकी थी। हमास ने अपने हमले के दौरान कई इस्राएली सैनिकों और नागरिकों को बंधक बनाया है। इसराइल की सरकार का कहना है कि 100 से ज्यादा इस्राएली नागरिकों का अपहरण किया गया और ऐसा माना जाता है कि इनमें से कई को गजा ले जाया गया है। इस्राएली नागरिक माइकल कोहेन सागी के पति की मां अहदा भी उन लोगों में शामिल हैं। उन्होंने क्या कहा? The last time we heard from Ada, she lives in Kibbutz Nir Oz. She was being captured in the morning, early morning. कोहेन सागी कह रही हैं कि आखिरी बार मां से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बात हुई थी। वो तेल अवीव के किब्स निर ओज में अपनी बहन के साथ रहती थी, जिसे शनिवार सुबह ही कैप्चर किया गया है। उन्होंने मैसेज में कहा कि वो उन्हें सुन सकती हैं, वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं और वो सुरक्षित कमरे में जा रही हैं। उसके बाद से उनका फोन बंद है और तभी से
अब तक हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसराइल के एक सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कार्निकस ने कहा कि तत्काल मुख्य चिंता इसराइली बंधकों, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, उन्हें बचाना है। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ओसामा हमदान ने कहा कि समस्या का एकमात्र समाधान फलस्तीनी क्षेत्रों पर इसराइली कब्जे को खत्म करना है। Well, our people are used for the Israeli massacres. All the time. ओसामा हमदान कह रहे थे कि हमारे लोगों का इस्तेमाल इसराइली नरसंहारों के लिए किया जाता है। हर वक्त जब इसराइल फलस्तीनियों को मार रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बस देख रहा था। वेस्ट बैंक में ये साल सबसे बुरा था। हम सैकड़ों फलस्तीनियों के बारे में बात कर रहे हैं जो इसराइलियों द्वारा मारे गए हैं। अगर फलस्तीनियों की जमीन पर इसराइली कब्जा अभी भी रहा तो कोई स्थिरता नहीं होगी, और यदि आप चाहते हैं तो इसे आपको खत्म करना ही होगा। उधर इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के साथ ये भी कह चुके हैं कि उनके दुश्मनों को हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि उन्होंने गजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון. हम गजा पर पूरी तरह से घेराबंदी कर रहे हैं। न बिजली है, न खाना, न पानी, न गैस, सब कुछ बंद है। हम जानवरों से लड़ रहे हैं और उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर मेधात अब्बास ने बीबीसी को बताया कि स्वास्थ्य प्रणाली वहां की चरमरा चुकी है। We have no electricity and water as well, potable water. So in hospitals we rely on. मेधात अब्बास कह रहे थे कि ना बिजली है, ना पीने का पानी, इसलिए अस्पतालों में हम स्टैंड बाय जनरेटर के भरोसे हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में ईंधन है जो कुछ दिनों के लिए पर्याप्त है। कुल मिलाकर सभी अगर फलस्तीनी अस्पतालों की क्षमता 2000 बिस्तरों की है तो घायलों की तादाद 2000 से ज्यादा हो चुकी है। तादाद बढ़ती जा रही है। मिनट दर मिनट लोग मारे जा रहे हैं या घायल हो गए हैं। घनी आबादी वाले गजा में हालात गंभीर हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। Israel keeps saying the blockade and repeated assaults in Gaza. रियाद मंसूर कह रहे थे कि इसराइल कहता रहा है कि नाकाबंदी और बार-बार हमले और हमास की सैन्य क्षमताओं को खत्म करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं, लेकिन साफ तौर से और अपेक्षित रूप से नाकाबंदी और हमलों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। केवल एक चीज जो उन्होंने हासिल की है वो है पूरी नागरिक आबादी पर भयानक पीड़ा पहुंचाना, और ये वक्त है हिंसा और रक्तपात को तत्काल खत्म करने का। इसराइल पर हमास ने यह हमला 50 साल पहले के उस हमले की वर्षगांठ के ठीक एक दिन बाद किया, जिसे मिस्र और सीरिया ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया था। अक्टूबर 1973 में उस हमले के बाद पूरा मध्य पूर्व युद्ध की चपेट में आ गया था। एनबीसी के मीट द प्रेस से बात करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमला अप्रत्याशित था और अमेरिका इसराइल को समर्थन देना जारी रखेगा। ये सवाल जब किया गया तो क्या ये हमला इसराइल की खुफिया विफलता है, तो ब्लिंकन ने कहा कि इस बारे में सोचने का ये वक्त सही नहीं है। We will have plenty of time to, the Israelis will have plenty of time to look into that. All of us will have time to look into that. The focus now has to be on making sure. एंटनी ब्लिंकन कह रहे थे कि इसराइलियों के पास उस पर गौर करने के लिए बहुत समय होगा और हम सभी के पास उस पर गौर करने के लिए वक्त होगा। अब हमारा ध्यान ये सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि इस हमले से निपटने के लिए इसराइल के पास वो सब कुछ जो होना चाहिए वो उसके पास है या नहीं है। कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा को। हरिंदर जी, अब से कुछ देर पहले इसराइल में बहुत सारी महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। ताजा अपडेट क्या है? आज दिन में क्या कुछ हुआ? देखिए, अभी मैं यहाँ पर सुरक्षित घर से बाहर निकल करके अपने घर की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी यहाँ यरूशलेम में रॉकेट सायरन्स बजे और यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो जाकर के शेल्टर हाउसेज में उन्होंने उसका सहारा लिया। अभी आज पहली बार मैं लोगों को यहाँ सड़कों पे थोड़ा निकलता हुआ देख रहा हूँ, वो भी इसलिए कि वो सुरक्षित घरों से निकल करके अपने अपने घरों में जा रहे हैं। आपने बैठक की बात की, तो उस बैठक में कई अहम जो बातें हुई वो ये है कि दक्षिणी इलाके जहाँ पर कि ज्यादातर वो जहाँ हमला हुआ और जहाँ पर लोग मारे गए हैं, वहाँ पर जो बचे हुए इजरायली नागरिक हैं उनको बाहर निकालने का फैसला किया गया है। वहाँ पर कहा गया कि अभी भी हालांकि इजराइल ने पूरी तरह से उस दक्षिणी इलाके पर अपने नियंत्रण बना लिया है वापस, लेकिन हो सकता है कि अभी भी जो घुसपैठी अंदर आ गए थे हमास के, वो अभी भी कुछ वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं और उनसे निपटने के लिए जरूरी है कि जो इजराइल के नागरिक हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। अगर रणनीति की बात करें तो दोनों की रणनीति क्या है? यानी कि हमास की और इजराइल की। देखिए, जिस तरह का हमला इजराइल पर हुआ है इसमें ये कहा जा रहा है कि पिछले 50 साल पहले
यौम किपुर के समय जिस तरह का बहुत बड़ा झटका इजराइल को लगा, उसी तरह का ये झटका है और शायद उससे भी ये बड़ा झटका माना जा रहा है विश्लेषकों द्वारा, क्योंकि इस बार जो है वो एक छोटे से संगठन ने इस तरह का इतना बड़ा हमला कर दिया है, जबकि उस समय पूरी कई अरब देशों की फौज ने इजराइल पर हमला किया था। और बिल्कुल एक तरह से समय पर भी गौर करें तो वो भी यौम किपुर के समय हुआ था और यहाँ भी अभी छुट्टियां चल रही थी और छुट्टियों के दौरान यौम किपुर के ठीक बाद यानी 50 साल और 1 दिन के अंतराल पर यह हमला हुआ है। तो लोग जो हैं वो बिल्कुल घबराए हुए हैं। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की, बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं होती है और किसी तरह की कामयाबी हासिल नहीं होती है, तो यहाँ पर लोगों का मनोबल बहुत गिरा होगा। तो ऐसे में इजरायली, जैसे आज रक्षा मंत्री ने कहा कि वो पूरे इलाके की वो जो है नाकाबंदी कर रहे हैं, वहाँ पर बिजली, पानी और खुराक जो है वो अब नहीं जाएगा इजराइल पे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्होंने ऐसी कार्रवाई होगी जो कि हमास जो है और वहाँ के जो लोग हैं वो अगले 50 साल तक यहाँ बैठेंगे। तो जाहिर है कि यहाँ से बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। वहीं जहाँ तक हमास का मानना है तो हमास की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया है और शायद कुछ जो हमास के लोग हैं वो उनका ये मानना है कि इसके बाद इजराइल शायद पुनर्विचार करे चीजों पर और वो समझे कि उनकी तकलीफ भी क्या है और फलस्तीनी जो है जमीन उसको खाली किया जाए। हालांकि हमास के चार्टर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो इजराइल को तबाह करना ही उनके चार्टर का जो उनका है मुख्य लक्ष्य है। तो ऐसे में वो किस जमीन की बात कर रहे हैं और कितने इलाके की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल साफ स्पष्ट नहीं है। हरिंदर, इसराइल का खुफिया तंत्र बेहद मजबूत माना जाता है, लेकिन इस मामले में कुछ पता नहीं चला, क्या चूक गया क्या? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो है पूरा जो खुफिया तंत्र है ये कॉम्प्लेसेंट हो गया था, लापरवाही जो है वो बरती गई है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे संकेत मिल रहे थे। यहाँ तक कि मिस्र के खुफिया एजेंसी के आज एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि वो लगातार इजराइल को आगाह करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सतर्क रहे, एक बड़े हमले की तैयारी सी होती नजर आ रही है, लेकिन इसराइल ने उसको नजरअंदाज किया। तो जाहिर है कि यहाँ पर इसराइल में ये माना जा रहा है कि इसराइल का ध्यान जो है वो ज्यादा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बना रहा। सारा ध्यान, सारा फोकस और सारे रिसोर्सेज हैं वो उस तरफ इस्तेमाल किए जा रहे थे और इधर अपने ही जो बैकयार्ड में है उनकी नजर वहां से उड़ गई। तो इसकी वजह से ये घात हुआ है। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से अंदरून जो मतभेद लोगों में रहे हैं और जिस तरह की यहाँ पर राजनीतिक जो अभी यहाँ बहस चल रही है उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है यहाँ की जो सुरक्षा को लेकर के तैयारी है उसके ऊपर। आखिर में बस ये सवाल कि इस युद्ध को अब कहाँ तक आगे जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इसराइल का सवाल है तो जब तक जैसा मैंने कहा कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है और यहाँ पर जिस तरह से इनका मनोबल गिरा है इजरायली फौज का, इजरायली नागरिकों का, और जितना बड़ा ये झटका लगा है यहाँ के राजनीतिक नेताओं को भी, शीर्ष नेतृत्व को, तो वो शीर्ष नेतृत्व को खुद को बचाने के लिए, अपने देश के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्द रुकने वाले नहीं है, किसी भी हद तक जाएंगे। जब इस तरह की बात हो रही है कि नाकाबंदी करके बिजली और पानी तक काटने की बात हो रही है और भोजन तक जो है उनको नहीं मुहैया किया जाएगा, तो ऐसे में माना जा सकता है कि इजराइल जो है इससे बहुत बड़ा इजराइल को झटका लगा है और वो जल्द रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर मिश्रा जो कि यरूशलेम से इस पॉडकास्ट में शामिल थे। बात भारत की करते हैं प्रेरणा। इसराइल पर हमास के इस हमले की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की है। भारत में फलस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन करने की एक ऐतिहासिक परंपरा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आतंकवादी हमला बताया है और कहा है कि वो इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो सवाल है कि क्या फलस्तीन को लेकर भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है? यही सवाल पूछा बीबीसी संवाददाता प्रियंका झा ने ICWA के सीनियर फेलो और मध्य पूर्व के जानकार डॉक्टर फजलुर रहमान से। हिंदुस्तान का जो वो है, जो एक स्टैंस है, मतलब वो हिंदुस्तान हमेशा ही 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता रहा है कि एक दोनों स्टेट को साइड बाय साइड एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। ये इंडिया का बहुत ही कमिटेड एक स्टैंस है।
उसके साथ साथ इंडिया ने ये भी कहा है कि जो भी चीजें होंगी वो नेगोशिएशन से होंगी। ये इंडिया का जो, और इंडिया हमेशा उसको जो है कुछ चीजें मतलब एक वो ह्यूमन क्या वो होता है ना, वो ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडिया हमेशा ही बहुत कुछ साथ देता रहा है पैलेस्टाइन का। उनका अपना कुछ एनुअल कमिटमेंट भी है, कुछ $1 बिलियन या $1 मिलियन जो है। उन्होंने वहां पर कुछ इंस्टीट्यूट भी खोले हैं, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले हैं। तो ये सब चीजें इंडिया की हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के रिलेशन जो इजराइल से हैं वो किसी के ऐसा नहीं है कि वो किसी के कास्ट पे है। पहले ये होता था कि वो मतलब हाइफेनेटेड था, मतलब इजराइल पैलेस्टाइन का वो एक दूसरे से कंडीशन था। इंडिया के इधर 10-12 साल में इंडिया ने अपनी एक इंडिपेंडेंट एक ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी बनाई है जो किसी से लिंक नहीं होगी, किसी की होस्टेज नहीं होगी और किसी से कंडीशन नहीं होगी। मतलब अगर हम इजराइल से रिश्ते इसलिए कि नहीं आप पैलेस्टाइन को ये दीजिए, फिर हमारे एक अपना पैलेस्टाइन के अपना एक अलग स्टैंड है और इजराइल से हमारा रिलेशनशिप बहुत अलग स्टैंड है। अरब वर्ल्ड जब अबेंडन कर रहा है तो अच्छी बात, अगर अरब वर्ल्ड अबेंडन भी न करे तो इंडिया का भी स्टेचर जो है बहुत बहुत है। इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, डिप्लोमेटिक ओवर रीच है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की जो नया वो है वो बहुत हाइपर एक्टिविज्म है। हम सबसे एक टैक्स की पॉलिसी है, लुक ईस्ट की पॉलिसी है, एक्ट वेस्ट की पॉलिसी है, तो हम सबसे आउटरीच कर रहे हैं। हम यूएई, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएई भी 5 बार गए। अगर इजराइल से हमारे रिश्ते सुधरे हैं तो सऊदी अरब भी हम गए हैं, कतर भी गए हैं, यूएई भी गए हैं, ओमान भी गए हैं और उससे इंडिया इजराइल के जो रिश्ते का पूरा वो है बहुत ही एक हमको हमारा इजराइल जो है आज सबसे बड़ा जो है अगर एक्सपोर्ट करता है अपनी वेपन्स को तो इंडिया को करता है। उसके बाद हमारा साइबर सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजों में हमारा कोलैबोरेशन है। पहले की पॉलिटिक्स में, पहले फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत अच्छा बड़ा एलिमेंट होता था कि उसमें एक आइडियलिज्म का एलिमेंट बहुत चलता, उसका कोई जगह नहीं है। बेसिकली ये पॉलिटिकल रियलिज्म का दौर है, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म का दौर है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट, बायलैटरल इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये सब सारी वोकैबुलरी आ गई है। इसको एक इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कंसर्न था कि इजराइल का जो एक तरह का स्टिग्मा जो कहते हैं टबू था, जब अरबों ने छोड़ दिया तो हम अब उस फ्रेमवर्क से, अब हम उस प्रिंस से नहीं देख रहे हैं इजराइल को। टर्की कह रहा है कि भाई वो इजराइल और फलस्तीन जो रिस्ट्रेन करें, तो वो जो फ्यूरर था वो प्रो पैलेस्टाइन को लेके वो लगता। अच्छा, उसकी वजह ये भी है कि 70-80 साल से नाउ द पीपल आर टायर्ड ऑफ पैलेस्टाइन। डॉक्टर फजलुर रहमान विश्लेषण कर रहे थे भारत की विदेश नीति का और कार्यक्रम में हम आपको आगे क्या सुनाएंगे। We know that this country also is on sanctions. अफगानिस्तान में जो भयंकर भूकंप आया उसके बाद वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं ये हम सुनवाने वाले हैं। फेसबुक खुला हुआ है। सबसे पहली टिप्पणी मेरे पास मनोहर चमोली मनु की है कि फिलिस्तीन के यासर अरफात से भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, इसराइल से भी हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। मोहम्मद शाह कह रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों को बधाई। आज हमारे जितने ज्यादातर श्रोता हैं वो इसराइल और गजा पर ही टिप्पणी कर रहे हैं। अजीत धर द्विवेदी कह रहे हैं कि बारंबार कह रहा हूं कि कोई भी युद्ध से भारी संख्या में दोनों पक्षों को जान माल का नुकसान होता है। वहीं यूट्यूब की अगर बात करूं तो यहाँ भी इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो संघर्ष जारी है उससे जुड़े कमेंट्स हैं, टिप्पणियां हैं। दिलशाद उस्मानी लिखते हैं कि इसराइल के लोगों का मनोबल बहुत ही गिरा है और वह इस हमले से बहुत डरे हुए हैं। कुलदीप सिंह जाखड़ कह रहे हैं कि अगर ये जंग नहीं थमी तो दुनिया की शांति भंग हो जाएगी और इसलिए भी क्योंकि रूस और यूक्रेन पहले से ही युद्धरत हैं। इसके अलावा मदन लाल लिख रहे हैं लमूरिया साहब की तालिबान सरकार इसराइल और हमास के बीच में युद्ध में चुप कैसे, ये शांति से रहने वाली सरकार नहीं है। कार्यक्रम में चूंकि हमें अब अफगानिस्तान की बात करनी है इसलिए यहाँ पर हमें आपके मैसेजेस को विराम देना होगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। मोहन, जिस दिन हमास ने इसराइल पर हमला किया उसी दिन अफगानिस्तान में भी एक त्रासदी हुई, भीषण त्रासदी। जी, देश के उत्तर पश्चिमी शहर हेरात से 40 किलोमीटर दूर इलाके में स्थानीय समयानुसार अगर बताऊं तो 11 बजे के करीब भूकंप आया। 6.3 तीव्रता वाला भूकंप, जिसमें मरने वालों की संख्या अब 2500 से भी ज्यादा हो गई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ही ये आंकड़े जारी किए हैं।
भूकंप में गांव के गांव तबाह हो चुके हैं, संचार माध्यम ध्वस्त, सड़कें टूट गईं, राहत बचाव कर्मी दूर दराज के इलाकों में पहुंचने के लिए संघर्षरत हैं। ग्रामीण मलबे से बचे लोगों को निकालने के लिए जो है ना खुद फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अपने हाथों से, हथौड़ों से, फावड़ों की मदद से जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालने की कोशिश में है। गड्ढे खोद रहे हैं लोग ताकि एक साथ लाशों को दफनाया जा सके। एक पीड़ित ने बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय से कहा कि मेरे घर के सभी 14 सदस्य मलबे में दब गए हैं, यहाँ तक कि मेरे 5 साल का बच्चा भी इसमें दब गया है। वहीं एक और शख्स ने क्या कहा, ये सुनिए। We came home and saw that everything had turned to mud. ये कह रहे हैं कि जब हम घर आए तो हमने देखा कि सभी चीजें जमींदोज हो गई हैं। हमारे पास जो कुछ भी था, फावड़ा और बाकी चीजें, हमने उसकी मदद से महिलाओं और बच्चों को निकालना शुरू किया। 20 से 30 लोगों की यहाँ केवल मौत हुई है। इसी जगह पर हमारे पास कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि हमारे पास बाहर सोने के लिए कंबल भी नहीं है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कम से कम 465 घर जमींदोज हो गए हैं। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अफगानिस्तान के आपदा मंत्री के प्रवक्ता मुल्ला जनान सईक ने कहा, د دغه پیښې له رامنځته کېدو راهیسې مو د دغه پیښې د قربانیانو د درملنې मुल्ला जनान सईक पश्तो भाषा में कह रहे थे कि दुर्भाग्य से हाल ही में आए इस भूकंप ने एक बार फिर से देश के लोगों में डर की स्थिति पैदा कर दी है। दुर्भाग्य से लोगों ने कल फिर से कई भीषण भूकंप के झटके महसूस किए और जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय और वित्तीय यानी कि जान माल का नुकसान हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लगातार दूसरे दिन ठंड में रात गुजारनी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता संगठन इमरजेंसी सामानों की आपूर्ति की पूरी कोशिश कर रही हैं। WHO की हेल्थ इमरजेंसी टीम के प्रमुख अला अबूजीद ने कहा कि भूकंप में घायल या मारे गए लोगों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। We know that this country also is on sanctions. अला अबूजीद कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की आई हालिया रिपोर्टों के मुताबिक हम जानते हैं कि ये देश कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। आर्थिक स्थितियां बदतर हैं, इसलिए हम न केवल स्वास्थ्य में बल्कि दूसरे अन्य पहलुओं में भी और अधिक गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से अफगानों की सेहत को प्रभावित करेगा, सेवाओं को सीमित करेगा, स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुंच को सीमित करेगा और आने वाले समय में जो मौत की दर है यानी कि मृत्यु दर, उसमें बढ़ोतरी होगी। मोहन हिरात प्रांत ईरान की सीमा से 120 किलोमीटर दूर है और अफगानिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी से माना जाता है। प्रांत की आबादी 19 लाख के करीब है और यहीं पर भूकंप जो है आया है। अफगानिस्तान में भूकंप पहले भी आते रहे हैं। यहाँ आम बात है भूकंप आना, खासकर हिंदुकुश पहाड़ी रेंज में, क्योंकि यह यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के जोड़ पर स्थित है। पिछले साल आपको याद होगा कि जून में पक्तिता प्रांत में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे और दसियों हजार बेघर हो गए। तो ये तो बात हुई अफगानिस्तान की। और अब प्रोग्राम में वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप। एक बार फिर से सोमवार को आदेश गुप्ता मौजूद हैं मुस्कुराते हुए। आदेश, आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? क्रिकेट से कर लें? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब तो इसी का बुखार धीरे धीरे चढ़ेगा। और आज हैदराबाद में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड सामने सामने, जो थोड़ी देर पहले नीदरलैंड्स ने 26वें ओवर में 3 विकेट खोकर 114 रन बना लिए थे, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी की है न्यूजीलैंड ने। पहले मुकाबले में उन्होंने इंग्लैंड को पराजित किया था और आज 7 विकेट खोकर 322 रनों जैसा विशाल स्कोर बनाया, जिसमें विल यंग ने 70, सचिन रविंद्रा ने 51, डेरिल मिचेल ने 48 और टॉम लैथम ने 53 रन दिए। मिचेल सेंटनर भी अच्छे हाथ खोलते हुए 36 रन बनाए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम काफी मुश्किल में है। लेकिन मोहनलाल जी, कल भारतीय टीम, मैं वही कहने वाला था भाई, उसकी बात करें जो कल लोगों ने देखा। जी हाँ, भारत की टीम बहुत, चेन्नई में ऐसा लगा कि शायद भारतीय किला ढह सकता है, क्योंकि 2 रन पर भारत के 3 विकेट गिर गए थे और भारतीय टीम हालांकि 200 रन के बहुत ही सीमित लक्ष्य का सामना कर रही थी जो ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया था। लेकिन ऐसा लगता था कि शायद भारतीय गेंदबाजों की मेहनत और पानी ना फिर जाए, क्योंकि रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। लेकिन विराट कोहली ने 85 रन बनाए और उनका बखूबी साथ दिया केएल राहुल ने 97 रन बनाकर। तो इस तरह से भारत ने ये मुकाबला 6 विकेट से। मैं आपको बताऊं कि कल जब ये मैच चल रहा था तो मैंने मैच बंद कर दिया और फिर मैंने कहा कि अब इसको देखने का कोई फायदा नहीं है, और उसके बाद मैंने वो ऑनलाइन पर सिर्फ स्कोर देखता रहा। जी, और उसके बाद आपको काफी
अच्छा लगा होगा कि भारतीय टीम का अभियान जीत के साथ शुरू हुआ है। और अगर बात एशियन गेम्स भी की जाए, क्योंकि पिछले ही दिनों इनका समापन हुआ, लेकिन मोहनलाल जी भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि आखिरी दिन भी भारतीय एथलीटों ने 12 पदक जीते और 107 पदक कुल मिलाकर जीते। पिछली बार एशियन गेम्स में भारत ने 70 मेडल जीते थे, तो ये एशियन गेम्स में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा और इसका पूरा श्रेय जाता है निशानेबाजों को, जिन्होंने 22 पदक जीते। एथलेटिक्स में 29 पदक आए। पहलवानों ने थोड़ा निराश किया क्योंकि उन्हें कोई स्वर्ण पदक हासिल नहीं हुआ। पिछली बार भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले थे, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने, लेकिन इस बार बजरंग पूनिया 5वीं पोजीशन पर रहे और मोहनलाल जी चीन पदक तालिका में हमेशा की तरह छाया रहा। 201 स्वर्ण, 111 रजत और 71 कांस्य सहित 383 पदक उन्होंने अपने नाम किए। लेकिन इन एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन जिस तरह से रहा है, निश्चित रूप से भारतीय खिलाड़ी बहुत ही बड़े उत्साह के साथ स्वदेश लौटेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर चूक भी हो गई। जी हाँ, जैसे वेट लिफ्टिंग, वहाँ पर मीराबाई चानू से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। वो ओलंपिक मेडलिस्ट भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक था, लेकिन शायद उनकी फिटनेस ने साथ नहीं दिया। निशानेबाजी में तो भारत ने 22 पदक जीते, लेकिन नौकायन में भी भारत को 5 पदक मिले, मुक्केबाजी में 5 पदक मिले, स्क्वैश में 5 पदक मिले और तीरंदाजों ने भी 9 पदक निशाने पर लगाए। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन। कुल मिलाकर ठीक ठाक भारत ने प्रदर्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। तो इस वादे के साथ कि हमारी और आपकी मुलाकात कल तय है, आपके साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, तो मुझे और प्रेरणा को दें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार कहेंगे तिलकराज भाटिया को भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को प्रसारित करने में हमें सहयोग दिया। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।